नमस्कार सभी का YouTube चैनल सुरेश पूनिया सर में स्वागत है। तो अपनी हिस्ट्री के अंदर पहले अपने चर्चा की थी कि भारत किन किन नामों से जाना गया, कि इस बात पर अपने व्याख्यान जरूर किया था कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, ठीक है, उनके बारे में बता दिया। और अपने इन जेंटलमैनों के बारे में अपने समीक्षा जो कर ली थी कि वो ज़्यादा विकसित थे या हम लोग आज भी विकासशील हैं, वो बंदर थे कि हम बंदर हैं। तो वो बात अलग थी। मैंने भारत के नामों के बारे में बता दिया कि अंत में जाकर इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो उस समय मैंने आगे बताया था कि राजा भरत हुआ, आगे राजा शांतनु हुआ, शांतनु के आगे राजा भीष्म पितामह जैसे परम योद्धा हुए। कि जब ऐसे योद्धा यहाँ स्थित थे तो किसी भी विदेशी आक्रांता, यानी जो विदेशी आक्रांता थे, उनका भारत पर आक्रमण करना स्वाभाविक सी बात है। उनका साहस ही नहीं था कि वो भारत पर आक्रमण कर सके। कि अपने देखा नहीं, लेकिन उन महान ग्रंथों के बारे में जब पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि भीष्म पितामह तो जब अपने अस्त्र शस्त्र उठाया करते थे तो पूरे विश्व की मानो 11 अक्षौणी सेना हथियार डाल देती थी, यानी सभी योद्धाओं के बराबर अकेला लड़ सकता था। तो विदेशी आक्रांताओं का इस भारत पर कोई औचित्य ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उसी समय की बात है कि हमारा जो मगध क्षेत्र था, मगध जिसको बोलते हैं, कि उस समय बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था उत्तर भारत का, एक तरह से समृद्ध बड़ा शक्तिशाली जो भूभाग था वो था मगध। तो उसी समय भारत के अंदर विदेशी आक्रांता एक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? सिकंदर। कहा जाता ना, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था यूनान के अंदर, कि उसने एक विजय अभियान चलाया था पूरे विश्व को जीतना। यानी पता नहीं उसके अंदर इतनी तृप्त लालसा कहां से उत्पन्न हुई कि मैं पूरे विश्व का ही शासक बन जाऊं। तो उसने भारत को छोड़कर पूरे विश्व पे शासन किया, यानी पूरे विश्व को जीत लिया। और भारत वो नहीं जीत पाया। कि उस समय मगध का जो शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था कहां से? सिंध प्रांत की ओर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का था, यही एकमात्र जरिया था विदेशी आक्रांताओं के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो सिकंदर ने 263 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण किया था, यानी पंजाब जो था, पंजाब क्षेत्र। यहां का शासक था पोरस। क्या नाम था? पोरस। तो सिकंदर और पोरस, यानी सिकंदर और पोरस, यानी जैसे इसने भारत पर आक्रमण किया, पहला राज्य ये अपना सिंध प्रांत हुआ और सिंध प्रांत का शासक था पोरस। और पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। यानी अभी तक जिस सिकंदर ने भारत को छोड़कर पूरा विश्व जीत लिया था, अब उसकी सेना भारत के एक छोटे से शासक पोरस से भिड़ने जा रही थी, जिस युद्ध को झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम नदी पड़ती है, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोला जाता है। क्या चीज? हाइडे
स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध, क्या, झेलम का युद्ध, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर राजा पोरस और सिकंदर की सेना के मध्य जब युद्ध हुआ तो सिकंदर एक बार ऐसी स्थिति में आ गया कि उस बिल्कुल हारने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे वो जीत गया। तब सिकंदर ने ये सोचा कि ये तो एक छोटा सा शासक है और इसी से जब मैं हार के कंगारे पे पहुंच रहा हूं, लेकिन सिकंदर इस हार से डरने वाला नहीं था। उसकी जो सेना थी उनके मन में ये विचार आया कि ये तो भारत का पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव पर हमें हार का मुंह देखते देखते बचे, तो आगे तो पूरा भारत और विशाल मगध पड़ा है जहां से हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने व्यास नदी को पार करके मगध में प्रवेश करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और वहीं से सिकंदर वापस लौट गया था और वो भारत को नहीं जीत पाया था। उसके बाद में धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण शुरू किया, यानी 101 में। अब अपने बात करते हैं 101 ईस्वी, ठीक है। ये ईसा पूर्व की बात है। 263 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और इनकी बात भी अपने बाद में करेंगे कि सिकंदर के बाद, सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसका एक शासक था, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन उस समय मगध का शासक घनानंद नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य था और उससे उसको हार का सामना करना पड़ा। और उसी के शासनकाल में मैग्स्थनीज भारत आया था जिसने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। तो मैग्स्थनीज उसके बाद में आया था। तो जब सिकंदर पहला इसने आक्रमण किया था भारत को जीतने के लिए 1001 से लेकर 1027 ईस्वी ये बहुत बड़ा लंबा समय था जिस पर एक विदेशी आक्रांता था जिसका नाम था महमूद गजनी या महमूद गजनवी या गजनवी भी बोलते हैं, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार। इसका आक्रमण करने का मकसद क्या था? भारत पर शासन करना नहीं था, इसका मकसद था यहां से ये धन दौलत लूट के ले जाया करता और क्या करता था, अपना शासन चलाता था। 1025 ईस्वी में गुजरात का सोमनाथ मंदिर इसने लूटा था, यानी 22 लाख दिनार की वहां से इसने राशि लूटी थी। इसकी सबसे बड़ी लूट गजनवी की कौन सी थी? सोमनाथ मंदिर था। यानी सबसे ज्यादा भारत पर विदेशी आक्रांता कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनी का शासक था ये। महमूद गजनवी भी बोलते हैं इसको, गजनी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि इसकी जो कहानी है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है कि गुजरात से आक्रमण करने के बाद राजस्थान का जो रेगिस्तान था उसी से होकर जाया करता था। तो उसी दौरान इसने यहां से गायें लूटी थी नागौर के आसपास से। तो उसी गायों को छुड़ाने के लिए एक राजस्थान के लोक देवता हुए जिनका नाम था गोगाजी। क्या नाम था? गोगाजी। राजस्थान के लोक देवता, सर्प देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें गायों की रक्षा करते हुए गोगाजी को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिए कि अपने प्रचलित कथाओं में यही सुना है कि हम
किसी की आस्था को लेकर इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। अपना जो पुस्तकों के माध्यम से दर्शाया गया है कि गोगा जी महमूद गजनवी के साथ धर्म युद्ध यानी गायों के लिए युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और बाद में लोक देवता के रूप में राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि भारत पर सबसे ज्यादा बार आक्रमण करने वाला अफगानी शासक कौन था? गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 1025 ईस्वी में सबसे बड़ा आक्रमण इसका था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जिसे इसने बहुत सारी संपत्ति लूटी थी। और 27 के बाद जब ये नागौर के जाटों से हार खाकर चला गया, उसके बाद कभी भारत नहीं आया और इसका निधन हो गया। और यहीं से परंपरा चली, धीरे धीरे भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले बहुत वीर योद्धा थे। भारत के लोग जो थे वो एकजुट थे। तो उसी कारण धीरे धीरे जब लोगों को इस राज का तथ्य पता चला तो विदेशी आक्रांता भी भारत में आने लगे। और ये विदेशी तो उनको अपने नहीं कह सकते, ये अपने आसपास के क्षेत्र के थे, जो कभी एक भारतीय हुआ करता था। धीरे धीरे कबीले अलग अलग बनते चलते गए और रजवाड़ा तंत्र आता गया। धीरे धीरे जब रजवाड़ा तंत्र उत्पन्न हुआ तो एक राजा अपने विस्तार के लिए दूसरे का गला घोटने लगा, और जब इन नीतियों का विदेशियों को पता चला तो वो उनका पूरा पूरा फायदा उठाने लगे। तो उसी प्रकार कि भारत हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, आर्यवंत, है ना, बहुत से नाम इसके समय समय पर होते चले गए। बहुत से योद्धा यहाँ आए कि कुछ यहाँ से लेकर चले गए, कुछ भारत को कुछ देकर चले गए। जो भी आया, वो कहते हैं ना, इकबाल एक कवि थे जिन्होंने लिखा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ खास है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कि जितनी भी विदेशी ताकतें, विदेशी वेशभूषा भारत के अंदर आई, सभी की सभी क्या हो गई? भारत की संस्कृति के ही अंग बनती चली गई। और धीरे धीरे भारत की संस्कृति ने अपना बहुत सारा विकास किया, चरम उत्कर्ष पर पहुंची, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त भी होती जा रही है। कि इस चीजों को अपने आगे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये अपनी शुरुआत है कि जब कई बार आपको भी इस चीज का आभास होता होगा कि म्यूजियम में बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई है। थोड़े दिन और रुक जाओ, आपको वहां ये भी दिखाएंगे कि ये धोती थी, इसको पहले लोग पहनते थे, पुरुष धारण किया करते थे। ये घाघरा था, इनको महिलाएं धारण किया करती थी। ये फलानी चीज थी, ये दिगड़ी चीज थी, और वो चीज अभी से विलुप्त हो गई है और हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति उनके साथ ही क्या होती जा रही है? विलुप्त हो रही है। कि जब इतने बड़े बड़े विदेशी आक्रांता, इतने बड़े बड़े विदेशी राजा, ताकतें जब भारत पर राज करके चली गई, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति, अपनी संस्कृति को मिटा नहीं सकी। उनकी संस्कृति तो अब धीरे धीरे हम खुद उसको मिटाते चले जा रहे हैं। क्योंकि कहावत बनी हुई है कि कोई दूसरी ताकत एक ताकत की दुश्मन नहीं होती, वो ताकत उसी की एक जो भाग होता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो कहते हैं ना, औरत की दुश्मन औरत। उसी प्रकार कि हम खुद के दुश्मन खुद ही है। हम अपने संस्कृति को धीरे धीरे हम ही विलुप्त कर रहे हैं। हम सिर्फ उन इतिहास को पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था, कई बार अपने मानने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आपने महाभारत के, रामायण के बारे में पढ़ा होगा कि उनको इतिहास से परे रखा गया है, कि उनका इतिहास अलग हम
इस लेवल में उनको नहीं पढ़ सकते, उनके जो महान ग्रंथ है उनको पवित्र ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं। कि महाभारत के बारे में आप सभी ने जानना होगा कि महाभारत एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध था। 18 दिन विनाशकारी युद्ध चला था जो एक दूसरे के बहुत ही सहयोग क्या अपने थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। धीरे धीरे किस प्रकार उन्होंने इस पृथ्वी को विनाश की ओर बढ़ा दिया, और हम उनको ग्रंथ, महान ग्रंथ की उनके ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो उस समय भी विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है कि उस समय भी विज्ञान था। क्या घड़ियां आज हमने कलाई पे बांध ली तो समय आज ही नहीं बना, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। तो ये रोचक कहानियां उसी समय भी थी कि धीरे धीरे जब भारत पर आक्रमण हुए तो इसने बहुत सारी क्षतियों को उठाया कि जिस भारत को आज आप देख रहे हो वो भारत हमेशा ऐसा नहीं था, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए। कि ये है भारत। पहले भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, धीरे धीरे चट्टानों ने अपना रूप लिया और पूरी आकृति भारत को दी। धीरे धीरे इस पे लोगों का निवास हुआ, जंतुओं का निवास हुआ। आज हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है या सिर्फ हमारे लिए बनी है, नहीं, ये पृथ्वी हर एक उस जीव के लिए है जिसमें श्वसन क्रिया है, जिसमें क्या है, श्वसन क्रिया है। तो जीव मात्र से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हम उसी के बारे में आगे अध्याय के अंदर हमें पूरा का पूरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे विशेष रूप से कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, कहाँ का था, क्या शासन काल था इसका, क्या क्या प्रतिक्रिया थी, क्या क्या कितने इसके संतानें थी, कौन कौन से इसने युद्ध लड़े, इसके वैवाहिक जीवन कैसा था, इसका राज्य क्षेत्र कैसा था, इसकी व्यवस्थाएं कैसी थी, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।